नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस के किसान बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अनिका आर्यन। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे मेरे साथ देखिए खेती किसानी और ग्रामीण भारत की खबरें। सबसे पहले नजर डाल लेते हैं किसान बुलेटिन की हेडलाइंस पर। अपने संसदीय क्षेत्र में राहुल गांधी ने केंद्र सरकार को घेरा, फूड पार्क छीनने को बताया किसानों के साथ छल। कहा केंद्र में मिली सत्ता तो बनेगा 100 फैक्ट्रियों वाला फूड पार्क। यूपी के लखीमपुर में एमएसपी पर गेहूं बेच पाना मुश्किल। लगभग 90 केंद्रों पर अब तक नहीं खरीदा गया एक भी दाना गेहूं। गुणवत्ता खराब बताकर किसानों को लौटा रहे खरीद केंद्रों के कर्मचारी। छत्तीसगढ़ के धमतरी में आंधी बारिश ने मचाई तबाही। मक्के और धान की फसलों को पहुंचा भारी नुकसान। अधिकारियों ने दिया मुआवजा दिलाने का आश्वासन। नहीं थम रही गेहूं के खेतों में आग लगने की घटनाएं। यूपी के हापुड़ और बिहार के भोजपुर में गेहूं की सैकड़ों बीघे फसल खाक। दमकल विभाग की देरी से किसानों में नाराजगी। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने सोमवार को अपने संसदीय क्षेत्र अमेठी में जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि केंद्र में कांग्रेस की सरकार आने पर खाली पड़े 22 लाख पदों को भरा जाएगा। किसानों के लिए अलग से बजट पेश करने का भरोसा दिलाते हुए कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि बैंक का कर्ज न लौटाने पर किसानों को जेल नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि आपराधिक मामले की जगह सिविल मामला दर्ज करने का प्रावधान लाया जाएगा। राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने और किसानों की अनदेखी करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने अमेठी से फूड पार्क छीनकर किसानों से छल किया है। राहुल गांधी ने गरीब किसानों को न्यूनतम आय योजना के तहत सालाना 72,000 रुपए दिए जाने का वादा फिर से दोहराया। 2 बजट बनेंगे, 2 बजट बनेंगे। एक बजट बनेगा नेशनल बजट, दूसरा बजट बनेगा किसान का बजट। और सालों के किसान को, अमेठी, रायबरेली, उत्तर प्रदेश के किसान को, बाकी हिंदुस्तान के किसान को साल की शुरुआत में ही हम बता देंगे इस साल आपके लिए आपकी सरकार क्या करेगी। एमएसपी इतनी बढ़ाई जाएगी, इतने फूड प्रोसेसिंग कारखाने लगेंगे, इतनी स्टोरेज की फैसिलिटी बनेगी, मुआवजा आपको इतना मिलेगा, एमएसपी आपकी इतनी बढ़ाएगी। पूरा का पूरा साल की शुरुआत में ही हम बता देंगे, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। वहीं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने भी रायबरेली में रैली के दौरान किसानों और मजदूरों के मुद्दों पर केंद्र की मोदी सरकार को घेरा। उन्होंने मोदी सरकार पर यूपीए सरकार में शुरू की गई योजनाओं को बंद करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के पास उद्योगपतियों का कर्जा माफ करने का तो पैसा है, लेकिन किसानों की कर्ज माफी के लिए नहीं। प्रियंका गांधी ने फूड पार्क न बनाने के लिए भी केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि अगर फूड पार्क बनता तो यहां 5 लाख किसानों को फायदा मिलता। वहीं उन्होंने मनरेगा योजना को लेकर भी केंद्र सरकार की मंशा पर सवाल उठाया। इन्होंने ठप किया है। जो 100 दिन का मनरेगा था, हम कह रहे हैं हम उसको 150 दिन का बनाएंगे। आपने देखा है कि मनरेगा को इन्होंने क्या किया? ऊपर से बढ़िया प्रचार कि हम मनरेगा में खूब सारे पैसे डालेंगे। अंदर से क्या किया? आज तमाम गांवों में मनरेगा के जो काम हैं जिनसे आपको रोजगार मिलने चाहिए, वो ठेकेदारों को दिए जा रहे हैं और जेसीबी से किए जा रहे हैं। वहीं महाराष्ट्र के नासिक में जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि दोबारा सरकार बनने पर महाराष्ट्र के सभी किसानों को किसान सम्मान निधि योजना का लाभ दिया जाएगा। उन्होंने गन्ने से एथेनॉल बनाने को बढ़ावा देने की भी बात कही। प्रधानमंत्री ने इसको लेकर शरद पवार और कांग्रेस पर निशाना साधा। जैसे आप काम सरलता से करते हैं, वो कारखाने वाला भी सरलता से कर सकता है और इसलिए इथेनॉल बन सकता है। और हम इथेनॉल बनाने की इस बात को
यहां बड़े बड़े किसान नेता एग्रीकल्चर मिनिस्टर हो गए, चीफ मिनिस्टर रहा करते थे। कांग्रेस एनसीपी के लोग अपने आप को किसान होने का दावा करते हैं, लेकिन उनको गन्ने से इथेनॉल बनाकर भी आप अपनी आय बढ़ा सके, इसकी कांग्रेस और उसके साथियों ने कभी परवाह ही नहीं की। उत्तर प्रदेश में गेहूं के खेतों में आग का तांडव जारी है। हापुड़ के थाना पिलखुआ में नेशनल हाईवे 24 यानी 24 के बाद गेहूं की फसल में अचानक आग लग गई। दमकल कर्मी मौके पर पहुंचते उससे पहले कई बीघा फसल खाक हो गई। वहीं बिहार के भोजपुर जिले में उद्वंत नगर थाना के कसाब गांव में गेहूं के खेत में आग लग गई। इससे किसानों का सैकड़ों बीघा गेहूं जलकर खाक हो गया। स्थानीय लोगों ने दमकल विभाग को सूचना दी, लेकिन दमकल की गाड़ियां समय पर नहीं पहुंच सकी। उधर यूपी के बिजनौर में गंगा नदी पर बना बैराज पुल क्षतिग्रस्त हो गया है। नेशनल हाईवे 119 पर यह बैराज पुल 1984 में बना था। इसके गेट नंबर 14 के सामने का पिलर धंस गया है। राहगीरों की शिकायत पर मौके पर पहुंचे अधिकारियों ने इसकी जांच की। फिलहाल पुल से भारी वाहनों की आवाजाही रोक दी गई है। वहीं छोटे वाहनों को एक एक करके निकलने दिया जा रहा है। पुल के बंद होने से नेशनल हाईवे 119 के जरिए सफर करने वाले यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अब यात्रियों को बिजनौर से मेरठ और दिल्ली जाने के लिए हरिद्वार या फिर मुरादाबाद गढ़ मुक्तेश्वर होकर आना पड़ रहा है। इससे यात्रियों को जेब भी ज्यादा ढीली करनी पड़ रही है। इस पुल की मरम्मत का काम सिंचाई विभाग के पास था। पुल धंसने के पीछे बेलगाम ओवरलोडिंग को जिम्मेदार माना जा रहा है। गंगा बैराज का जो पिलर संख्या 14 और 15 के बीच में जो पुल है वो थोड़ा सा नीचे की ओर धंस गया है कि जो उसकी बॉल बियरिंग है वो थोड़ी कमज़ोर होने के कारण रुक गई है और उसका जो कैंटिलीवर रहा है वो भी शायद थोड़ा सा धंस गया है। तो इसमें मरम्मत की आवश्यकता बताई गई है। क्या परेशानी हो रही है? बोल रहे पुल टूटा हुआ है शायद इसलिए पुल टूटा हुआ है शायद इसलिए बस की थोड़ी कम है। गाड़ियाँ दिल्ली सीधे जाती थी मीरापुर होकर के, मेरठ होकर के, वो इधर से न जा करके चांदपुर और गजरौला वाले मार्ग पर भेजी जा रही हैं। तो उनमें तो समय ज़्यादा लगता है, करीब एक तरफ जाने में करीब 1.5 से 2 घंटे से ज़्यादा समय लगेगा और क्योंकि दूरी बढ़ जाएगी और किराया भी अधिक लगेगा। चुनाव सर पर हैं, ऐसे में किसानों की परेशानियां फिर सुर्खियों में हैं। लेकिन हकीकत यह है कि जमीन पर अभी भी किसानों को कोई राहत नहीं। एमएसपी का फायदा नहीं मिल रहा, तय समय पर खरीद नहीं हो रही और मौसम की बेरुखी सो अलग। और अब उस पर भी विदेशी मुल्कों ने एमएसपी को लेकर सवाल खड़े करने शुरू कर दिए हैं। ऐसे में देश के किसानों का दारोमदार देश की व्यापारिक कृषि कूटनीति पर टिका है। कैसे, देखिए इस रिपोर्ट में। WTO में हुई भारत की शिकायत। विदेशी मुल्कों ने कहा समर्थन मूल्य ज्यादा, कम करने का बढ़ाया दबाव। जबकि भारत में सच्चाई ये कि किसानों को नहीं मिल रही फसलों की सही कीमत, न्यूनतम समर्थन मूल्य पर भी खरीद सीमित। आखिर क्या कारण है कि दुनिया के कई देशों को भारत में गेहूं, धान, दलहन और कपास जैसी फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP और गन्ने का उचित और लाभकारी मूल्य यानी फेयर एंड रिन्यूमरेटिव प्राइस FRP रास नहीं आ रहा। फरवरी में अमेरिका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया ने भारत में दालों के MSP कार्यक्रम के खिलाफ विश्व व्यापार संगठन यानी WTO की कृषि समिति से शिकायत की। इन देशों का आरोप है कि भारत अपने यहाँ उत्पादित दाल की कुल कीमत के 31 से 85% हिस्से तक सब्सिडी दे रहा है। इसका यूरोपीय संघ, न्यूजीलैंड, यूक्रेन और पैराग्वे ने भी समर्थन किया है। वहीं भारत ने इस आकलन को गलत बताया है। भारत का दावा है कि दलहनी फसलों पर सब्सिडी इसकी कुल मूल्य का महज 1.5% है, जो WTO के तहत 10% की मान्य सीमा से काफी कम है। दरअसल विवाद सब्सिडी के आकलन के तरीके पर भी है। जानकारों की माने तो विदेशी मुल्क का आकलन गलत इसलिए है कि भारत पोषण संबंधी जरूरतें पूरी करने के लिए केवल कुछ हिस्से को MSP पर खरीदता है, जबकि दूसरे देश कुल कृषि उत्पाद को MSP पर खरीदे जाने को आधार बनाकर
कुल सब्सिडी का आकलन करते हैं, जिससे इसके बढ़े चढ़े आंकड़े सामने आते हैं। उन्होंने क्या किया है कि वो ज़्यादातर सब्सिडीज़ को वो अलग अलग बॉक्सेस में ले गए, ग्रीन बॉक्स में ले गए, ब्लू बॉक्स में ले गए, एनवायरनमेंट फ्रेंडली बता करके वहाँ पर ज़मीन खाली छोड़ देते हैं कि खेती करनी ही नहीं है, तो लेकिन उस साल गवर्नमेंट किसानों को पैसा देती है, तो वो सब्सिडी बहुत ज़्यादा है, हमारी सब्सिडी से काफ़ी ज़्यादा है। दूसरे देशों को दाल की एमएसपी के अलावा गन्ने की एफआरपी को लेकर भी दिक्कत है। इसके खिलाफ ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, ग्वाटेमाला, यूरोपीय संघ, कोस्टारिका और थाईलैंड ने WTO से शिकायत की है और इसे सब्सिडी से जुड़े समझौते का उल्लंघन बताया है। हालांकि भारत ने गन्ने की एफआरपी को कृषि उत्पादन पर मिलने वाली सब्सिडी बताकर इसका बचाव किया है। माना जा रहा है कि WTO अगर भारत की सफाई से संतुष्ट नहीं होता है तो इस मामले को विवाद निपटारा समिति को सौंपा जा सकता है। ऐसे में देवेंद्र शर्मा जैसे कृषि विशेषज्ञों ने आशंका जताई है कि अगर WTO भारत के खिलाफ फैसला देता है और MSP में कोई कटौती होती है तो ये भारतीय किसानों के लिए घातक साबित होगा, खास तौर पर जब देश का किसान दालों की उचित कीमत न मिलने से लेकर गन्ने के बकाया भुगतान की अदायगी न होने और दिनों दिन बकाया रकम के बढ़ने की वजह से पहले से ही परेशान हैं। दिल्ली से शशांक पाठक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। तो जब देश का किसान दालों की उचित कीमत ना मिलने से लेकर गन्ने के बकाया भुगतान की अदायगी ना होने और उसके दिनों दिन बकाया रकम के बढ़ने की वजह से परेशान है, उस वक्त तमाम देशों ने समर्थन मूल्य को लेकर आपत्ति जताई है। और इसी रिपोर्ट पर ये जो चिंताजनक बातें सामने आई हैं, इस मामले को समझने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं कृषि विशेषज्ञ देवेंद्र शर्मा जी। देवेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है किसान बुलेटिन में। ये जो खबर है, WTO को जो तमाम देश हैं उन्होंने शिकायत की है कि भारत का जो समर्थन मूल्य है वो बहुत ज़्यादा है, जो सब्सिडी वो बहुत ज़्यादा देता है। ये जो खबर है ये कितनी बड़ी चुनौती है भारत के लिए? मेरा मानना है कि इंटरनेशनल ट्रेड नेगोशिएशंस में ये बहुत अहम भूमिका रखेगी। ये जो खबर है उसका कारण ये है कि भारत के ऊपर एक ही नहीं, अब जितने ज़्यादा देश उसमें दबाव डाल रहे हैं, इसका मतलब है कि अधिक से अधिक जो लोग जब दबाव डालते हैं, WTO एक डेमोक्रेटिक संस्था है जिसमें हर मेंबर के पास एक वोट है, तो जब ज़्यादा वोट हो जाती हैं तो इसका मतलब है कि हमारे उसमें पॉलिसी में कहीं ना कहीं फॉल्ट को ढूंढा जाता है। तो अभी साफ ये नज़र आ रहा है कि हमारी जो सब्सिडी है, जो इसको MSP को सब्सिडी गिना जाता है, तो वो जो पैटर्न है, जो एक नॉर्म सेट किया है WTO में, उसको ब्रेक करता है। उससे बहुत ही ज़्यादा हम सब्सिडी दे रहे हैं उनके हिसाब से, अमेरिका और यूरोप के हिसाब से, जबकि हमारा ये मानना है कि हम बहुत कम दे रहे हैं। और इंटरेस्टिंगली इसमें दोगली नीति और दोगली जो चाल है वो ये है कि अमेरिका और यूरोप या कनाडा खुद मिलाकर जो सब्सिडी देते हैं इसी कैटेगरी में, जिसको हम AMS कहते हैं, एग्रीगेट मेजर ऑफ सपोर्ट कहते हैं, उसमें उनको 5% सब्सिडी अलाउड है, हमें 10% अलाउड है डेवलपिंग कंट्रीज को। वो जो है तकरीबन 90% जो दुनिया की जो सब्सिडीज हैं इस तरीके की, वो सिर्फ ये 3-4 कंट्रीज जो मैंने बताया, अमेरिका, यूरोप या कनाडा, ये खुद देते हैं और हमारे पे दोष लगाते हैं कि हम ज़्यादा देते हैं। अब देखिए, अमेरिका में और यूरोप में और कनाडा में 50% से ज़्यादा जो सब्सिडी दी जा रही हैं वो वीट पे भी, राइस पे, कनोला पे, दूध पर, शुगर पर, यानी हर एक चीज़ तकरीबन जो हमारे काम आती है उसके ऊपर वो भयंकर सब्सिडी देते हैं। लेकिन हमारी सब्सिडीज़ को वो चैलेंज करते हैं, क्योंकि विरोधाभास इसलिए है क्योंकि वो चाहते हैं कि हमारी बाजार हमारा खुले, हमारी मार्केट हमारी खुले और वो हमारे देश में एक्सपोर्ट कर पाएँ। सारा इंटरेस्ट उनका ये है कि हमारे जो भी हम अपने न्यूनतम जी, जो ये न्यूनतम समर्थन मूल्य पर जो पूरी कंट्रोवर्सी है, इसका जो आकलन है कि कितनी सब्सिडी दी जानी चाहिए, मेरा ख्याल है हर देश का एक अलग अलग पैमाना भी है, जिसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं सामने कि भारत का आकलन का तरीका अलग है और दूसरे देशों का क्या कुछ और तरीका है आकलन का? देखिए, उसमें कारण उसका बिल्कुल स्पष्ट है कि जो अमेरिका या यूरोप या जो अमीर देश हमारी सब्सिडीज को गिनते हैं, वो इस तरीके से गिनते हैं कि जितनी हमारे देश की MSP है और जितना एक रेफरेंस प्राइस होता है एक WTO में, वो 1986 और 1988 के बीच में जो इंटरनेशनल प्राइस था उसकी एवरेज ली जाती है। तो हमारे MSP से वो देखा जाता है, उसमें माइनस कर लीजिए, जितना भी आ गया उसको टोटल प्रोडक्शन से वो मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये गलत है, क्योंकि हमारी जो सारी प्रोडक्शन होती है, जैसे आपने पहले अपनी रिपोर्ट में कहा,
हमारी तो यहाँ पर किसानों से थोड़ी सी परसेंटेज खरीदी जाती है, सरकार जो खरीदती है अपने पीडीएस के लिए, ये तो नहीं है कि सारा चीज़ खरीदती है, लेकिन वो जो सब जब आप टोटल वॉल्यूम से जो मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका जो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा उसका नंबर बढ़ जाता है। तो भारत का कहना है कि आपका जो एस्टिमेट करने का तरीका वो गलत है, वो हमें कहते हैं कि आपका एस्टिमेट करने का तरीका गलत है। मुझे लगता है कि ये डिस्प्यूट जो है ये एक WTO के माध्यम से ही ये सेटल किया जा पाएगा। तो ये जो समय है अब ऐसे में भारत की खास तौर से कृषि की जो व्यापारिक कूटनीति है वो क्या होनी चाहिए, किस तरह से इस मसले का हल निकलना चाहिए और कितना जोरदार रुख भारत को अपना रखना चाहिए ताकि एक संतुलन बन सके? अनफॉर्चुनेटली जो सक्सेसिव गवर्नमेंट्स का जो रवैया रहा है उसी के करके आज हम ये भुगत रहे हैं जो प्रॉब्लम है। आपको याद होगा कि एक बहुत बड़ी बात चली थी कि भाई हमारा पब्लिक स्टॉक होल्डिंग के लिए एक लिमिट जो WTO सेट करना चाहता था, उसके ऊपर हमारे पास बहुत समय था कि हम उसमें अपनी पोजीशन को साफ कर सकते थे, लेकिन कांग्रेस की सरकार और भाजपा की सरकार दोनों ने वहां पर अपने देश के इंटरेस्ट को जो है कहीं ना कहीं खोया है, कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज किया है। यही एक कारण है कि दुनिया में आज हमारे पे प्रेशर जो है वो बढ़ता जा रहा है। मैंने ये हर बार कहा है कि इतने सालों से हमारे पास एक बहुत अच्छा स्पेस था, पॉलिसी स्पेस था कि हम उसको चैलेंज कर पाते, क्योंकि WTO ने कहा था एक समय पर कि अगर ये पब्लिक स्टॉक होल्डिंग या MSP का ये प्रॉब्लम नहीं सुलझा तो इंटरनेशनल जो टॉक्स हैं वो भी कोलैप्स कर सकती हैं। तो हमें डरना नहीं चाहिए था, हमें अपने इंटरेस्ट को बचाना चाहिए था, लेकिन हमारा इंटरेस्ट था कि इंटरनेशनल टॉक्स बचे, हमने अपने आप के एग्रीकल्चर को सेक्रीफाइस किया है। अब उसका भुगतान तो हमें कहीं ना कहीं करना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया देवेंद्र जी इस अहम जानकारी को हमारे साथ शेयर करने के लिए। तो देखना होगा कि जो व्यापारिक कूटनीति है उसमें भारत आगे क्या रुख अपनाता है, कैसे अपना केस मजबूती से सामने रख पाता है ताकि यहाँ के किसानों के हितों की रक्षा हो सके और जो फूड सिक्योरिटी है यानी खाद्य सुरक्षा उस पर कोई आंच ना आए। बुलेटिन में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। देखते रहिए किसान बुलेटिन। नमस्कार, मैं हूं भारत भूषण। आज मेरे साथ हैं भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति श्री मोहम्मद हामिद अंसारी। कश्मीर के मसले पे इस सरकार ने क्या ठीक किया और क्या गलत किया? कुछ नहीं किया इन्होंने जो अच्छा काम पहले हुआ था उस सबको उलट दिया। प्रधानमंत्री थोड़ा सा अध्ययन करें कि क्या कहकर वो प्रधानमंत्री बने थे और अब फिर क्या कह रहे हैं। In 2019, somehow BJP comes back to power. The opposition alliance will do very well. And there's no chance of the BJP returning to power. डर की तो इस गणतंत्र की रक्षा नहीं हो सकती ना। सिविल ऑफेंसेस को भी क्रिमिनल करके लोगों के मन में भय पैदा किया जा रहा है और डर और गणतंत्र दोनों साथ साथ नहीं चल सकते। बिहार में चलेगी लालू की ललकार या फिर एक बार रहेगी नीतीश कुमार की ही बहार। हरियाणा से मैं इमरान खान, पल पल बदल रहा है हरियाणा का मिजाज। हर रोज एक नए मुद्दे का होता है आगाज। दिल्ली में देश की सरकार, महाराष्ट्र की जनता के क्या है सवाल। 2019 के इस चुनाव मेरे साथ देखिए पंजाब, हरियाणा, हिमाचल की हर सियासी हलचल। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ से मैं पुष्पेंद्र वैद। मेरे साथ जम्मू कश्मीर से जुड़ी चुनावी खबर पर देखिए मध्य प्रदेश की हर चुनावी खबर। छत्तीसगढ़ से मैं धीरेन्द्र गिरी गोस्वामी। जयपुर से मैं रामस्वरूप लामरोड। मैं बिलाल सब्जवारी, मेरे साथ देखिए चुनाव की पल पल की खबर। मुंबई से मैं मुरारी सिंह। गोवा से मैं सुशील शुक्ला। मैं हूं अनिल बनराज। पश्चिम बंगाल से मैं दिलीप गिरी। क्या पूरे हुए आम लोगों के सपने? क्या है गुजरात मॉडल की सच्चाई? जानिए मेरे यानी पंकज श्रीवास्तव के साथ स्वराज एक्सप्रेस पर सीधे गुजरात से। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं किसान बुलेटिन। छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में आंधी के साथ ओले गिरने से किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। इससे मक्के और धान की फसलों को खासा नुकसान हुआ है। इसके अलावा दलहन और तिलहन की फसलें भी प्रभावित हुई हैं। धमतरी जिले में इस साल रबी सीजन में तकरीबन 47,000 हेक्टेयर में धान की फसल के गेहूं, दलहन, तिलहन की फसल बोई गई है। खेतों में धान की फसल लहरा रही थी, लेकिन मौसम में अचानक आए बदलाव ने किसानों को घाटे में ला दिया है। किसानों ने नुकसान के लिए सरकार से मुआवजे की मांग की है। जिलाधिकारी रजत बंसल ने कृषि विभाग के अधिकारियों को फसल के नुकसान का सर्वे करने का निर्देश दिया है।
में कर्रा गिरे है और पूरा धान मन के पूरा चौपट हो गए। 75% तो पूरा बर्बाद हो गए, मात्र 25% है जिसमें भी अन्न के निकल पाना बहुत मुश्किल है। तो बीते दिनों आए आंधी तूफान और तेज बारिश ने उत्तर भारत के ज्यादातर राज्यों में भीषण तबाही मचाई है। फसलों के नुकसान के बाद उत्तराखंड के किसानों को तापमान में जारी उतार चढ़ाव से अब फलों की पैदावार घटने की चिंता सताने लगी है। एक तरफ आंधी तूफान से फसलों की ये तबाही है, दूसरी तरफ आम जैसे फलों को बचाने की चुनौती। मामला है उत्तराखंड में हल्द्वानी के गोलापार इलाके का, जहां तेज हवाओं से आम के फल गिरने लगे हैं। मौसम की इस बदलती मिजाज से किसानों को आम की पैदावार गिरने का डर सताने लगा है। आम बहुत झड़ गया है, आम अभी भी गिर रहा है, हवा चलती है तेज सभी झड़ जाता है आम, ऐसा समझो बिल्कुल जमीन पे मार बिछा पड़ा है आम। ये मौसम का उतार चढ़ाव, टेम्परेचर ऊपर और नीचे जा रहा है, यह आम की फसल के लिए, लीची की फसल के लिए नुकसानदायक होता है। आमतौर पर आम और लीची जैसे फलदार पेड़ों के लिए एक जैसे यानी स्थिर तापमान की जरूरत होती है, लेकिन इस साल बीच बीच में कभी धूप, कभी बारिश तो कभी आंधी तूफान से तापमान में बार बार उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। उद्यान विभाग के अधिकारी भी इसे फलों के लिए ठीक नहीं मान रहे हैं। तापमान का बढ़ना और घटना ये आम की फसल और लीची की फसल में विपरीत प्रभाव डालेगा, इसकी पैदावार पर विपरीत प्रभाव डालेगा। बेमौसम बारिश से नुकसान उठाने वाले किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें हैं। अगर मौसम में जल्द स्थिरता नहीं आई तो फलों के उत्पादन और किसानों की जेब पर असर पड़ना तय है। उत्तराखंड के हल्द्वानी से भूपेंद्र रावत के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। एमएसपी पर किसानों को सही भाव दिलाने के सरकारी दावे धाराशायी हो रहे हैं। सच्चाई ये है कि किसानों के लिए एमएसपी पर अपनी फसल बेचना लगातार चुनौती बनी हुई है। यूपी के लखीमपुर खीरी जिले में गेहूं खरीद में लापरवाही किसानों के लिए मुश्किलें पैदा कर रही है। मंचों से किसानों को एमएसपी देने के दावे, पर नहीं हो रही एमएसपी पर गेहूं की खरीद। 174 खरीद केंद्रों पर 84 पर नहीं शुरू हुई खरीद। औने पौने दाम पर फसल बेचने को मजबूर किसान। एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदने की यह हकीकत है उत्तर प्रदेश के लखीमपुर जिले की, जहां किसान अपनी उपज को लेकर खरीद केंद्रों पर पहुंच रहे हैं, लेकिन उनके हाथ मायूसी लग रही है। खरीद केंद्रों के कर्मचारी फसल की गुणवत्ता खराब बताकर तुलाई से इनकार कर रहे हैं। और गेहूं हल्का है, ये वजह से ने वापस कर रहे हैं। और आप बताओ हम कहाँ लेकर जाए, सोडी लगी है, हल्के से न काला भवा दाना है। अब यो हल्का हुआ, अब यूपी स्टेट एग्रो से ने नया बीज लेकर बुआई करे रहा। राज्य सरकार ने 1 अप्रैल से एमएसपी पर गेहूं की खरीद के लिए जिले में 174 केंद्र बनाए हैं, लेकिन इनमें से 84 केंद्रों पर अभी तक खरीद ही नहीं शुरू हो पाई। इस साल गेहूं के लिए एमएसपी 1840 रुपए प्रति क्विंटल तय है, लेकिन सरकारी खरीद में हिला हवाली से किसान अपनी फसल औने पौने दाम पर बेचने को मजबूर हैं। निघासन में भी सेंटर है हमारे यहाँ, लेकिन वहाँ अभी तौल चालू नहीं हुई है। जी नहीं, अभी बोरे तक नहीं आए हैं वहाँ पे। अभी कल हम गए थे वहाँ पे भी, वहाँ बताया कि 4-5 दिन लग जाएंगे बोरे आने में। हमने आड़त पे बेचा। क्यों? हमें पैसे की आवश्यकता थी। इसमें पैसा नहीं मिलता क्या? पैसा मिलता है, लेट रतीब मिलता है, तो हमको पैसे की आवश्यकता तुरंत होती है। और चेक बनवाएं फिर पेमेंट लें, हम कम पैसे मिले लेकिन नकद मिले। वहीं इस बारे में जब जिम्मेदारों से पूछा गया तो वो भी गेहूं की गुणवत्ता को ही खरीद न होने की वजह बताते नजर आए। खरीद रहे हैं, लेकिन ये कुछ ज्यादा ही अपना मानक के अनुसार तो है नहीं, इतना मरा गेहूँ देख रहे हैं आप। जिले में इस साल 2,09,500 टन गेहूं खरीदने का लक्ष्य रखा गया है, लेकिन खरीद केंद्रों पर लापरवाही से किसानों को तो नुकसान हो ही रहा है, गेहूं खरीद का लक्ष्य भी दूर की कौड़ी नजर आ रहा है। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी से प्रभाकर शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। और आइए अब आपको दिखाते हैं उत्तर प्रदेश में मैनपुरी के एक गांव की तस्वीरें, जहां बच्चे स्कूल जाने के बजाय सांपों का खेल सीखते हैं। आंगन में रेंगते सांप और उनके साथ खेलते बच्चे, ये सब देखकर दंग रह गए ना आप। ये तस्वीरें हैं उत्तर प्रदेश में मैनपुरी जिले के नगला दरबारी गांव की, जिसे सपेरों के गांव के नाम से भी जाना जाता है।
लेकिन इस गांव में शिक्षा का अधिकार, स्वच्छ भारत अभियान, उज्ज्वला योजना जैसी योजनाएं तो जैसी छूकर भी नहीं गुजरी हैं। आलम ये है कि बच्चों को सांपों से खेलना तो आ जाता है, लेकिन शिक्षा का अंधकार पूरी जिंदगी बना रहता है। कोई रास्ता वगैरह है नहीं, स्कूल जा नहीं पाते, पढ़ते लिखते हैं नहीं है, तो वो अपने पेट का पालन तो कैसे करते ही हैं। जब कोई पढ़ाई लिखाई नहीं होएगी तो नौकरी सर्विस भी उन लोगों को नहीं मिल पाएगी, तो फिर तो वे अपने आटा फाटा घूम के अपना गुजारा करते ही हैं, इसीलिए सांपों का धंधा करते हैं। किसी तरफ में भी रास्ता नहीं है, चारों तरफ भट्टे खुदवा दिए लोगों ने, तो उसमें पानी भर जाता है, बच्चे निकल नहीं पाते, खिसल जाते हैं, कपड़े भर जाते हैं, वापसी बच्चे आ जाते हैं। तो इसके मारे पढ़ाई भी साली खत्म हो गई। नहीं हम लोगों को तो कोई सुविधा ही नहीं है वैसे तो, कुल मिलाए के नहीं तो हमारे लिए जो है राशन कार्ड तक नहीं, राशन कार्ड गरीबों के लिए होता है। हमसे ज़्यादा कौन गरीब है संसार में बताइए, जो हम अभी पराशुरी से हम लोग गुजर कर रहे हैं, तो हम ये नहीं चाहते हैं कि हमारे जो है हम ये काम करें। दशकों से यहाँ रह रहे लोग सांप का तमाशा दिखाकर और भीख मांगकर अपना गुजर बसर कर रहे हैं। ग्रामीणों को वोट देने का हक तो है, लेकिन विकास के नक्शे में इनका गांव गायब है। इन लोगों की माने तो अगर सरकार मदद करे और सुविधाएं दे तो वे अपने बच्चों को शायद ही ऐसा काम करने में लगाना चाहेंगे। हमें क्या शर्म नहीं महसूस होता है? बच्चे हमारे मांगने जाते हैं, हम लोग जाते हैं मांगने, हमें शर्म नहीं लगता है? क्या करें साहब, हमारा बड़ा परिवार है, क्या मजदूरी से भी अपना गुजर नहीं हो पाता है। रास्ता भाई बच्चों के लिए हो जाए, पढ़ने लिखने के लिए साहब, बस इससे ज्यादा हमें कुछ नहीं है। बस बच्चे हमारे पढ़ लिख जाए, बस हम ये सोचते हमारे बच्चे जैसे हमारा बस चल रहा है ऐसे हमारे बच्चों का नहीं चले। बस एक तरफ केंद्र और राज्य सरकारों के विकास के दावे हैं, दूसरी तरफ बुनियादी सुविधाओं के लिए तरसते इस गांव की हकीकत, जो विकास के एक तरफा होने की सारी कहानी बयां कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। तो सपेरों के गांव में बच्चे सांपों से खेलना तो सीख गए हैं, लेकिन शिक्षा और विकास की किरणें काफी दूर हैं। किसान बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस।